हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्लस 2 क्लास का जो हमारा यूनिट 2 का बिल्कुल लास्ट टॉपिक रह गया था, दैट वाज पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशंस। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मीटर ब्रिज को कवर किया था। ठीक है, अब मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहले हम अपने थ्योरेटिकल पार्ट को कम्प्लीटली कवर करते हैं। तो हमारा एक लास्ट टॉपिक जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी जो है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एज डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस, मतलब डायरेक्ट एज आर्टिकल आने के चांसेस इसके बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद इसको करना है अच्छी तरीके से। इसका प्रिंसिपल क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज ये दोनों ही आपके 12th क्लास के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स जो हैं आपके सीबीएसई के थ्रू जो सिलेबस के अंदर डाले हुए हैं, उसमें पोटेंशियोमीटर के ही 2 एप्लीकेशंस जो हमने अब सीखने हैं थ्योरेटिकल में, यही 2 आपके सीबीएसई के 2 प्रैक्टिकल्स भी हैं, और जो मीटर ब्रिज हम टॉपिक कर चुके हैं उसके भी आपके 3 प्रैक्टिकल्स हैं। तो टोटल इस यूनिट के अंदर, अगर मैं इस यूनिट की ही पर्टिकुलर बात करूं, तो इस यूनिट के अंदर आपके पास टोटल जो है ओम्स लॉ का एक एक्सपेरिमेंट भी आता है। तो इस यूनिट में आपके पास 5 जो है वो प्रैक्टिकल्स जो हैं ओवरऑल इसी यूनिट के अंदर बनते हैं, जिसमें 3 प्रैक्टिकल्स, या अगर बोले सही तरीके से तो 2 प्रैक्टिकल्स तो आपके मीटर ब्रिज के ही हैं, 2 प्रैक्टिकल्स पोटेंशियोमीटर के हैं, और 1 प्रैक्टिकल आपका चलता है ओम्स लॉ के बेसिस पे। तो 5 प्रैक्टिकल्स तो इसी पर्टिकुलर यूनिट नंबर 2 के ऊपर ही आपके बेस्ड हैं। तो दिस यूनिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के वाइवा को कंसीडर करें और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स को भी कंसीडर करें, तो बड़ा स्कोरिंग यूनिट है उन सब चीजों को मिला के ये वाला यूनिट नंबर 2 विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियोमीटर एंड इसके एप्लीकेशन। इसके 2 ही एप्लीकेशंस है, और इन दोनों एप्लीकेशंस को हमने बहुत अच्छे से करना है। इनके फॉर्मूलाज को याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट में भी ये जो है बड़ी ही अच्छी वेटेज रखता है, क्योंकि 3 मार्क्स का डायरेक्ट न्यूमेरिकल मीटर ब्रिज के ऊपर, किरचॉफ लॉ के ऊपर या फिर पोटेंशियोमीटर के ऊपर आपको एग्जाम में जो है फाइनल एग्जाम्स में वो पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करें तो पोटेंशियोमीटर, सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम देखें, या एक प्राइमरी या बेसिक लाइन जो हम पोटेंशियोमीटर के बारे में कहेंगे। तो पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली अ डिवाइस which is used to measure the EMF of source, any source like cell or battery, without actually drawing any current from the source। यानी पोटेंशियोमीटर आपके पास एक तरीके का डिवाइस है। इट इज अ डिवाइस, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure, which is used to measure EMF of any source, without drawing any current from it। अब आपका जो सोर्स है बेसिकली एनी सोर्स का मतलब आपके पास या तो वो सोर्स सेल हो सकता है, या फिर वो सोर्स क्या हो सकती है, बैटरी। तो किसी भी सेल या बैटरी के हमने ईएमएफ को मेजर करना है। ईएमएफ का मतलब या डेफिनेशन जो है वो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक, जिसका सिंबल होता है वी सिंबल को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक वर्ड तो था V विच इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एक होता है EMF। EMF का मतलब होता है, जिसको हम कैपिटल E सिंबल से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी फुल फॉर्म है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF फटाफट 1 सेकंड में आपको ये बता दूं मैं। EMF का मतलब होता है कि किसी भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स, किसी सेल के पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक होता है नेगेटिव, यानी पॉजिटिव कैथोड, नेगेटिव एनोड। तो कैथोड और एनोड के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस है, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस है, उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तब कहेंगे व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। यानी किसी भी सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस, जब सेल से आप करंट ड्रॉ कर रहे हो, यानी व्हेन करंट यानी I इज ड्रॉन, when current I is drawn from cell, जब भी हम सेल से करंट को ड्रॉ कर लेंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो तब प्लस और माइनस वाली जो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बीच के वोल्टेज के डिफरेंस को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे जब हम सेल से करंट को स्नैच कर रहे हैं। और ईएमएफ का मतलब क्या है, जब आप सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, यानी सेल जो है वो कोई करंट नहीं सर्किट में दे रहा, यानी व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल,
व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, अगर सेल से कोई करंट नहीं ड्रॉ हो रहा है तो उसके प्लस और माइनस वाले इलेक्ट्रोड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, ईएमएफ। व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तब हम उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जब आप सेल से करंट को खींच रहे हो, यानी जब आप सेल को डिस्चार्ज कर रहे हो, यानी व्हेन यू आर डिस्चार्जिंग द सेल, कि जब भी आप सेल को डिस्चार्ज कर रहे हो तो आपके पास जो होता है E यानी ईएमएफ, वो हमेशा क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा। ये ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा तब होता है जब आप सेल को क्या कर रहे होते हैं, डिस्चार्ज। यानी ये तब, अगर मैं इस फॉर्मूला को लिखूं तो आपके पास ये रिलेशन हमने निकाला था, E इज इक्वल टू वी प्लस आई इंटू स्मॉल आर, जहाँ पे स्मॉल आर आपके पास क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो ईएमएफ की वैल्यू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ी होती है जब हम सेल को क्या कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। और आपको मैंने ये भी बताया था, जब हम सेल को चार्ज कर रहे होते हैं तो आपके पास क्या होता है, V का वैल्यू E के वैल्यू से बड़ा हो जाता है। ये तब होता है जब हम सेल को क्या कर रहे होते हैं, चार्ज, यानी ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ सेल। तो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल बस आपने इक्वेशन क्या लिखनी है, E इज इक्वल टू वी माइनस आई आर। तो जब भी आप सेल को चार्ज कर रहे हैं तब ये इक्वेशन होती है, जब हम सेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं तब ये इक्वेशन है। डिस्चार्ज करने का मतलब क्या है कि आप सेल से करंट को निकाल रहे हो बाहर। जब आप सेल से करंट को स्नैच करोगे तो ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा होगा, और जब आप सेल को चार्ज करेंगे तो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तब आपकी ये इक्वेशन है। तो ये दोनों इक्वेशंस याद करनी है। दिस इज द इक्वेशन व्हेन यू आर डिस्चार्जिंग अ सेल एंड दिस इज द इक्वेशन व्हेन यू आर चार्जिंग अ सेल। अब चलते हैं वापस अपने पोटेंशियोमीटर के ऊपर, क्योंकि हमने इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर ई सिंबल को और वी सिंबल को बार बार यूज करना है। तो आपको ई और वी के बीच में जब तक डिफरेंस ही नहीं क्लियर होगा तब तक आप इस टॉपिक को डीपली नहीं क्लियर कर पाएंगे, इसके कंसेप्ट्स को नहीं पकड़ पाएंगे। तो ई और वी वाला जो लेक्चर था, मैंने आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल का रिलेशन, ये पूरा लेक्चर जो है मैंने आपको डिलीवर किया हुआ है। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो आप प्लीज उस लेक्चर को एक बार और सुन ले, रिवाइज कर लें इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, ठीक है, अगर आपको वो भूल गया है तो। अब सबसे पहले हम बनाते हैं, अब हमने ये तो लिख लिया कि आपके पास पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ एनी सोर्स विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम इट। अब सबसे पहले बनाएंगे हम पोटेंशियोमीटर का डायग्राम। अब बेसिकली पोटेंशियोमीटर के अंदर आपके पास क्या होता है, एक वुडन बोर्ड होता है, उस वुडन बोर्ड के ऊपर कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीन यानी अलॉय मटेरियल, जो हम कॉन्स्टेंटिन मटेरियल लेते हैं, कॉन्स्टेंटिन या फिर मैंगनीन, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीन मटेरियल जो हम लेते हैं, ये बेसिकली आपके पास क्या है, अलॉय हैं। और अलॉयज के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि अलॉयज ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल, यानी इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर को बदलने से चेंज नहीं होती। तो हम ऐसे ही मटेरियल्स को यूज करते हैं हमेशा जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स को बनाने के लिए यूज होते हैं, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, अलॉयज। तो अलॉयज में हम कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीन कोई भी एक मटेरियल यूज कर सकते हैं वायर के लिए। अब सबसे पहले आपके पास पोटेंशियोमीटर के ऊपर क्या होगा, एक वुडन बोर्ड होगा, उस वुडन बोर्ड के ऊपर ये आपके पास पॉइंट बनाया है, लेट्स से मैंने ए। एक बार मैं आपको डायग्राम क्लियरली समझा रही हूँ, ठीक है, बाद में हम इस डायग्राम को कट शॉर्ट करेंगे ताकि इजी फॉर्म में कैसे डायग्राम बनानी है। तो ये आपके पास टर्मिनल है, ए टर्मिनल, ठीक है, ए टर्मिनल से एक वायर चल रही है, ये वायर यहाँ पहुंची। अब इस वायर की लेंथ होती है 1 मीटर, यहाँ पे वायर 1 मीटर की खत्म होगी आपकी। यहाँ पे आपके पास एक कॉपर स्ट्रिप होगी, ठीक है, इस कॉपर स्ट्रिप की हेल्प से जहां पे वायर एंड हुई है, यहाँ से हम दूसरा वायर का पीस जो है वो स्टार्ट कर देंगे दूसरे पॉइंट से। तो यहाँ पे आपके पास एक और वायर हमने अटैच की हुई है, ठीक है, दिस इज अगेन ऑफ 1 मीटर। तो यहाँ पे ये वायर खत्म हुई, अगेन हमने वायर को एक्सटेंड करने के लिए कॉपर स्ट्रिप लगाया है, ठीक है। अगेन जहाँ पे वायर ये खत्म हुई, यहाँ पे एक और स्लॉट आपके पास वायर का चल पड़ा, जहाँ पे खत्म हुई थी वायर, यहाँ पे अगेन आपके पास एक कॉपर स्ट्रिप है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक स्लॉट और चल पड़ा, लास्ट स्लॉट। तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर के टोटल आपके पास 4 स्लॉट्स हैं। जो आपका पहला वायर जहां से स्टार्ट हुआ, दिस इज योर पॉइंट ए, और जहां पे खत्म होगी उस पॉइंट को बी, चाहे पी और क्यू मान लो, जो मर्जी वायर्स मान लो। बेसिकली मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में यही डिफरेंस है कि जहां मीटर ब्रिज के अंदर हम 1 मीटर की वायर ही यूज करते थे, पोटेंशियोमीटर के अंदर जो टोटल वायर लेंथ है वो आपके पास कितनी है, 4 मीटर।
यानी एक एक मीटर की 4 वायर्स को हमने जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ, ये जो हमने लगाए हैं दीज आर योर कॉपर, विद द हेल्प ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स। और ये वायर का जो मटेरियल है वो हमने क्या चूज किया, अलॉय। अलॉय इसलिए चूज किया कि टेम्परेचर बढ़े तो इसकी रेजिस्टेंस पे कोई असर ना हो, यानी ये वायर जो है वो आपके पास एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर या स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल की तरह बिहेव करे, जिसका टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस पे कोई असर ना हो। अब हम लोग कॉपर स्ट्रिप्स को ही यूज क्यों करते हैं वायर्स की लेंथ को एक्सटेंड करने के लिए, उसका भी रीजन ये होता है कि जो कॉपर होता है उसका रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा लो, तो ओवरऑल इस पूरे पोटेंशियोमीटर apparatus का खुद का कोई रेजिस्टेंस ना हो, या खुद का रेजिस्टेंस तो है बट वो नेग्लिजिबल हो, बहुत ही ज्यादा छोटा हो। इसीलिए हमने कनेक्शंस को करने के लिए यानी वायर्स की लेंथ को बड़ा करने के लिए हमने किनको यूज किया होता है, कॉपर स्ट्रिप्स को, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। यानी ये वायर जो है बेसिकली 1 मीटर की वायर यहां तक जाएगी। अब ये दोनों पॉइंट्स कॉपर स्ट्रिप की हेल्प से कनेक्टेड है, यानी करंट यहां से कॉपर स्ट्रिप में फ्लो करेगा, कॉपर स्ट्रिप के बाद इस वायर में चल पड़ेगा। अब पहली वायर को जब मैं रीड करूंगी तो उसको ऐसे रीड करूंगी, ये वाली लेंथ होगी। दूसरी वायर को मैं यहां से रीड करूंगी, यानी पहली वायर का 0 सेंटीमीटर यहाँ पे है और इसका 100 सेंटीमीटर यहाँ पे है। अब दूसरी वायर से आप यहाँ पे 100 सेंटीमीटर पे बैठ गए हो और 100 से जब इधर जाओगे तो आप किस पे आ गए, 200 सेंटीमीटर पे आ गए, ठीक है, यानी 2 मीटर कंप्लीट हुआ। फिर आप यहाँ से शुरू करते हो, ये आपका 200 सेंटीमीटर का पॉइंट है और ऐसे जाओगे तो ये पॉइंट आपका बन गया 300 सेंटीमीटर का। चौथे पीस पे जाओगे तो यहाँ पे आपका 300 सेंटीमीटर का पॉइंट है और यहाँ पे पहुंचे तो आप किस पे चलेंगे, 400 सेंटीमीटर पे, यानी 400 सेंटीमीटर को हम क्या कहते हैं, 4 मीटर। तो टोटल 4 मीटर आपके पास इस तरीके से कंप्लीट होता है। और वायर्स की लेंथ को रीड करने के लिए आपके पास नीचे माउंटेड होता है एक मीटर स्केल, इसी वुडन बोर्ड के ऊपर आपके पास एक मीटर स्केल माउंटेड होगा। अब ये मीटर स्केल में 2 रीडिंग्स चलेंगी। 2 रीडिंग्स कैसे, जैसे यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे 1 आया, उसके बाद यहाँ 2, देन 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके पास ये रीडिंग्स चल रही हैं और लास्ट रीडिंग जो होगी दैट विल बी योर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एक स्केल तो मीटर स्केल में ऐसे चलेगा आपके पास और दूसरा स्केल चलेगा बॉटम में, क्योंकि बॉटम में यहां से स्टार्ट होगा आपका 1, ठीक है, ये 0 मैंने 0 ही ले लो, चलो इसको, चलो 0, और उसके बाद जैसे यहाँ पे मान लो 1 आ गया, उसके बाद यहाँ पे मान लो 2, इस तरीके से करते करते आप जब लास्ट पे पहुंचोगे तो यहाँ लिखा होगा 100 सेंटीमीटर। अब बेसिकली क्या है, जब हम पहली वायर को यूज कर रहे हैं, देखो पहली वायर, अब मान लो मेरा बैलेंस पॉइंट यहाँ पे, यानी मैं जॉकी को यहाँ टच करती हूँ, चलो ये मैं रीड करना आपको भी आगे सिखाती हूँ, पहले हम कनेक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर थोड़ा और क्लियरली समझ में आएगा। अब जो ए पॉइंट है इसको कनेक्ट करना होता है हमने बैटरी के पॉजिटिव से, तो ए पॉइंट को अगर हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, ये ए पॉइंट है आपके पास, ए पॉइंट, दिस इज योर 0 सेंटीमीटर स्टार्टिंग पॉइंट। तो ए पॉइंट से हमने ये वायर को निकाला, ठीक है, और यहाँ पे सर्किट को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो ए पॉइंट को हमने क्या देना है, बैटरी का पॉजिटिव, तो बैटरी का पॉजिटिव आया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स। पहले हमने एक बैटरी लगाई, बैटरी के साथ हमने क्या डालना है, एमीटर। तो एमीटर का काम क्या है, करंट को नोट डाउन करना, तो दिस इज योर एमीटर, अंदर ए डाल देंगे, ठीक है। एमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ होगा और एमीटर का पॉजिटिव घूम के बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा। तो ए पॉइंट को हमने बैटरी का पॉजिटिव दिया है, बैटरी के नेगेटिव से हमने एमीटर डाला क्योंकि एमीटर हमेशा बैटरी के साथ सीरीज में होगा, उसके बाद सर्किट में सीरीज में लगता है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या डालना है, रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम क्या है, सर्किट में करंट को एडजस्ट करना, तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया है, एक रियोस्टेट, ताकि हम करंट को क्या कर सके, चेंज कर सके या एडजस्ट कर सके। और रियोस्टेट के फ्री टर्मिनल को हमने किससे कनेक्ट कर देना है, इस पॉइंट बी से। तो ये आपके पास कंप्लीट सर्किट यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। अब सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एक की लगा सकते हैं, तो दिस इज आवर की। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले पोटेंशियोमीटर यानी वुडन बोर्ड के ऊपर ये 4 मीटर का वायर पीस है। 4 मीटर में जो वायर का मटेरियल लिया है वो मैंगनीज या कॉन्स्टेंटेड यानी अलॉय। 4 मीटर की वायर है जिसको हमने कॉपर स्ट्रिप की हेल्प से एक्सटेंड किया है। ए पॉइंट को हमने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के पॉजिटिव से, बैटरी के नेगेटिव से एमीटर से रियोस्टेट, दिस इज आर एच मींस रियोस्टेट। और रियोस्टेट को हमने कनेक्ट किया है की से, और की को किस में डाल दिया हमने, पॉइंट बी से। अब डिफ्लेक्शन को नोट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर ए पॉइंट से कनेक्ट होगा।
तो ए पॉइंट से आपने कनेक्ट किसको किया, गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव को, और गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को आपने किससे कनेक्ट कर देना है, जॉकी से, जॉकी विच इज फ्री टू स्लाइड ऑन द वायर। ठीक है, इस जॉकी का काम क्या है, वायर के ऊपर स्लाइड करना है और बैलेंसिंग पॉइंट नोट करना है। बैलेंस पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब सर्किट में ये सारे कनेक्शंस करने के बाद सबसे पहला हमारा काम होता है कि चेक करना कि हमने जो भी कनेक्ट किया है वो सही है या नहीं है। कनेक्शन सही है या नहीं उसको चेक करने का मेथड क्या है, जब आप अपनी जॉकी को, जॉकी मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसी तरीके की एक स्टिक है, ठीक है, जिसका अगला पॉइंट शार्प होगा ताकि आप शार्पली बैलेंस पॉइंट को निकाल सकें। जब भी आप जॉकी को ए पॉइंट पे टच करवाएंगे तो आप देखेंगे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो एक तरफ होगी, और जब आप इसी जॉकी को पोटेंशियोमीटर के बी पॉइंट पे टच करवाएंगे तो आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ऑपोजिट आनी चाहिए। अगर ए पॉइंट पे टच करने से गैल्वेनोमीटर में एक तरफ डिफ्लेक्शन आ रही है और बी पॉइंट पे टच करने से गैल्वेनोमीटर में ऑपोजिट साइड पे डिफ्लेक्शन आ रही है, इसका सिंपल मतलब ये है कि आपका बैलेंस पॉइंट इस पोटेंशियोमीटर की रेंज में ही है। मतलब बैलेंस पॉइंट 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट करके 400 सेंटीमीटर के बीच में ही है। रीजन इज दैट कि जब आप ए पॉइंट पे टच करते हैं और आपके गैल्वेनोमीटर में आपने नोट किया डिफ्लेक्शन इस तरफ आई, और जैसे ही आपने जॉकी को बी पॉइंट पे टच किया तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट तरफ आई। अब देखो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट तरफ जाएगी तो 0 को क्रॉस करके ही ना, क्योंकि आपके पास जो गैल्वेनोमीटर होता है, किसी भी गैल्वेनोमीटर के सेंटर के अंदर आपके पास क्या होगा, 0। इस तरफ भी आपके पास वैल्यूज हैं, मान लो यहाँ पे 1 है, और इस तरफ भी आपके पास वैल्यूज है 1 है, इस तरीके से यहाँ पे 2 है, इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 है। जब आपने ए पॉइंट पे टच किया तो आपने देखा गैल्वेनोमीटर की निडल इस तरफ पॉइंट कर रही है, और जब आपने बी पॉइंट पे टच किया तो आपने नोट किया कि आपके गैल्वेनोमीटर की निडल ऑपोजिट पॉइंट करने लग गई। अब पहले निडल इस तरफ पॉइंट कर रही थी, बाद में इस तरफ पॉइंट कर रही है, तो एक्चुअली में ये निडल ए पॉइंट पे यहाँ थी और बी पॉइंट पे यहाँ गई। इसका मतलब ए से बी पॉइंट पे जब आपने जॉकी को टच करवाया, ए से बी पे जब आप गए तो आपकी ये जो निडल है गैल्वेनोमीटर की वो 0 को क्रॉस करके ही निकली है। इसका मतलब आपको 0 इस पोटेंशियोमीटर के ऊपर कहीं मिल जाएगा। इसका मतलब आपने सारे कनेक्शन सही लगाए हैं और अब आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। क्या जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम इसको और डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए सर्किट कैसे लगाना है। अब दूसरी बात, अब रीडिंग कैसे लेनी है। अब रीडिंग लेने का मेथड देखिए। अब मान लो मैंने यहाँ पे टच किया और मुझे गैल्वेनोमीटर में रीडिंग कितनी मिल गई, 0, यानी गैल्वेनोमीटर 0 पे पॉइंट कर रहा है, यानी मेरा ये जे पॉइंट क्या बन गया, मेरा बैलेंस पॉइंट बन गया। अब रीडिंग कैसे लेंगे, पहली वायर पे मेरा बैलेंस पॉइंट कहीं नहीं आया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर पूरा हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ से गिनना शुरू करना है, ये नहीं कि मैं इसको गिनूंगी। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक मेरा 100 सेंटीमीटर है, अब मैं चेक करूंगी कि ये वाला पॉइंट मेरे स्केल पे कहाँ पॉइंट कर रहा है। अब पहली वायर के लिए ऊपर वाला स्केल होता है, दूसरी वायर के लिए नीचे वाला स्केल होता है, तीसरी वायर के लिए फिर ऊपर वाला स्केल, चौथी वायर के लिए फिर नीचे वाला स्केल। कैसे, क्यों ऐसा है, क्योंकि जब मुझे बैलेंस पॉइंट की लेंथ नोट करनी है तो यहाँ से यहाँ तक मैं गई 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के बाद मैं यहाँ से यहाँ चली तो देखो मेरा 1 सेंटीमीटर पूरा हुआ, फिर यहाँ तक गई तो मेरे 2 सेंटीमीटर पूरे हुए, यहाँ तक आई तो मेरे 3 सेंटीमीटर पूरे हुए, यहाँ तक आई तो मेरे 4 सेंटीमीटर पूरे हुए, यहाँ तक मान लो 4.3 हुए, तो मैं इसको 104.3 ऐसे लिखूंगी। वो रीजन इज दैट क्योंकि अब जब मैं दूसरी वायर पे चल रही हूँ तो मुझे ऐसे चलना है, जब ऐसे चलूंगी तो ये मेरा 0 है और यहाँ जाते जाते मैं 100 पे पहुंचूंगी, यानी मुझे निचले स्केल से चलना है, 0 1 2 3 4 अब टिल यहाँ तक पहुंचते हुए मान लो मैं 10 पे आ गई, 20 पे आ गई या 30 पे आ गई, तो नीचे वाली वायर मान लो ये वाला पॉइंट मेरा 30 का है। अगर मैं ऊपर वाले स्केल के हिसाब से चलूं तो ये पॉइंट तो फिर मेरा 70 के आसपास होगा, तो यानी वो तो फिर ये लेंथ काउंट होगी, लेकिन आपको लेंथ कौन सी काउंट करनी है, ये यहाँ तक चले आप, क्योंकि आप जॉकी को ऐसे चलाएंगे, जॉकी को आपने ऐसे चलाया, आप 100 सेंटीमीटर तक चले, आपको आपका बैलेंस पॉइंट नहीं मिला, यानी गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन नहीं आई। उसके बाद आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 100 पे पहुंचे, 101 पे पहुंचे, बैलेंस पॉइंट नहीं आया, 102 पे पहुंचे नहीं आया, 3 पे पहुंचे नहीं आया, 4 पे, 5 पे, 6 पे, ऐसे करते करते आप 110 पे, मान लो ये 10 पे आ गया, 110 पे, तो टोटल 100 और 10 सेंटीमीटर आप और चले तो आपका रीडिंग क्या चलेगा, 110, या ये वाला पॉइंट मान लो 30 सेंटीमीटर का, तो आपका रीडिंग जो है टोटल क्या चलेगा, 130 सेंटीमीटर। वो 130 कैसे आया, 100 निचली वायर का, यानी 100 सेंटीमीटर निचली वायर का प्लस यहां से यहां तक का क्या है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये काउंट होगा, क्योंकि दूसरी वायर में आपने ऐसे चलना है, तो प्लस 30 सेंटीमीटर, तो टोटल बैलेंसिंग लेंथ आपका कितना बन गया, 130 सेंटीमीटर। तो गलती नहीं करनी, रीडिंग कैसे लेनी है ये याद होना चाहिए। पहली वायर पहले आप ऐसे चलोगे, फिर आप ऐसे चलोगे,
फिर आप ऐसे चलोगे, उसके बाद फिर आप इस तरीके से चलोगे, तब आपका जाके ये कंप्लीट होगा। ठीक है, अब हमने सर्किट तो समझ लिया कि कैसा सर्किट होता है। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर का करना है हमने प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या है, अब प्रिंसिपल मैं समझाती हूँ। ठीक है, जो पहली लाइन हमने लिखी है दैट इज द प्राइमरी या बेसिक लाइन व्हिच डिफाइंस द पोटेंशियोमीटर। अब प्रिंसिपल ये होता है इसका, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म वायर, क्योंकि वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी part of the uniform wire is directly proportional to length of that portion when a constant current flows through this potentiometer। यानी हम डिफाइन अगर करें तो अब ये डायग्राम आपने नोट कर लिया होगा आई होप। मैं अब इसकी जो लाइन है यहाँ लिख देती हूँ प्रिंसिपल, इस लाइन को रब करके, कि प्रिंसिपल इसका ये, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट, प्रिंसिपल ये है, potential difference across any part of the wire is directly proportional to length of wire provided current remains constant। ये कंडीशन जरूरी है कि प्रोवाइडेड द करंट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी अब देखो, अब जब मैंने बैलेंस पॉइंट निकाला ए और जे पॉइंट मुझे बैलेंस पॉइंट मिल गया, यानी ए से लेके इस जे तक की लेंथ, ए से लेके इस जे तक की लेंथ जिसे मैं 130 सेंटीमीटर कह रही हूँ, जो मैंने कैलकुलेट किया, इस लेंथ को आप एल सपोज कर लो, एल। तो ए पॉइंट और जे पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, ए और जे पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं वी ए जे। इस वी ए जे को आप सिंपली वी भी राइट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड द जे, वो ए जे पॉइंट ही मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि जे पॉइंट पे मुझे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिला है। जरूरी है कि वो जो पॉइंट है आपका वो नल पॉइंट हो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द वायर वेयर द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वायर प्रोवाइडेड द करंट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है कि पोटेंशियल अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर प्रोवाइडेड द करंट रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो, ए से जे के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को आप वी ए जे लिख दो, या फिर सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, वी भी राइट हम कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल का सिंबल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो सिंबल है वो आपके पास क्या होता है, वी होता है। अब V को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज जो होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं, I करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस क्या होता है, R। ठीक है, ऑल्सो रेजिस्टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पे रो रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी, एल इज द लेंथ और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अगर R की इस वैल्यू को यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय रो L अपॉन A। यहाँ पे पहुंच गए। अब देखो V इज इक्वल टू I को, रो को और A को एक ही ब्रैकेट में इकट्ठा कर लो और L को बाहर निकाल दो। अब इस फॉर्मूला में ध्यान से देखें, I को हम खुद कांस्टेंट कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर के अंदर, क्योंकि हमने कंडीशन लिखी है प्रोवाइडेड द करंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट के अंदर करंट कांस्टेंट है, और करंट को कांस्टेंट करने का काम कौन करेगा, रियोस्टेट और एमीटर। एमीटर हमें बताएगा, अगर एमीटर में मान लो यहाँ पे निडल है और हमने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो यहाँ पे निडल थी, थोड़ी देर के बाद निडल शिफ्ट होगी, तो हम क्या करेंगे, रियोस्टेट की वैल्यू को एडजस्ट करके करंट को कम ज्यादा कर देंगे, ताकि करंट की उसी पर्टिकुलर वैल्यू को हम फिक्स कर सके। रो क्या है, मटेरियल ऑफ द वायर। जो भी वायर हमने यहाँ पे यूज किया है, मैंगनीज या कांस्टेंटेड वायर, उसका मटेरियल तो फिक्स है, यानी रो फिक्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो इसलिए क्योंकि वायर यूनिफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे वायर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की है, तो यानी ए भी कांस्टेंट है। तो आई, रो और ए ये तो पहले से ही सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट को हम हटा दें तो या फिर कांस्टेंट को अगर पढ़ा भी रहने दें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू के इंटू एल।
जहाँ पे k कांस्टेंट है, और जब हम कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो साइन किसका आता है, प्रोपोर्शनैलिटी का। तो आपके पास क्या आ गया, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। यानी हमने प्रूव कर दिया कि जो प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का वो एक्चुअली में ठीक है, कि जब भी इस पोटेंशियोमीटर के अपरेटस में से अगर कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द वायर विल बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द वायर, क्योंकि ये V और कुछ नहीं है, V AJ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर प्रोवाइडेड constant current flows through the wire which is having the uniform area of the cross section, provided current remains constant। also ये भी लिख सकते हैं कि area of cross section of the wire should be constant। तो आपको एक तो इसका प्रिंसिपल याद रखना है, समझ में आया। अब डायग्राम, हम जब भी डायग्राम्स बनाएंगे तो हमें बार बार ये लेंथी से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। इसी डायग्राम को हमने थोड़ा सा क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। अब सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं कि जो हम ये 4 मीटर की वायर बना रहे हैं, 4 स्लॉट्स बना रहे हैं, इसकी जगह पे हम सिंपल वायर पेटिकल भी बना सकते हैं। यानी इसी डायग्राम को रब करके मैं थोड़ा सा सिंपल करूं, यही सारे कंपोनेंट्स लगा देने हैं मैंने, बस इस डायग्राम को थोड़ा सा इजी कर देना है। तो आप वो डायग्राम भी बना सकते हैं जो हम अब बनाने लगे हैं, चाहे आप ये डायग्राम बना लें, जैसे जो मर्जी आपको डायग्राम एक ही याद करनी है, दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो डायग्राम में हमें एक तो पॉइंट ए चाहिए, तो ए पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, और एक हमें पॉइंट चाहिए बी। बस जो वायर 1 मीटर की है, बस यहाँ पे आप क्या राइट डाउन कर दो, 4 मीटर की आपने वायर जो है वो कितनी लेंथ की ली है, 4 मीटर की ली है। उसके बाद ए पॉइंट को हमने किससे कनेक्ट करना होता है, बैटरी के पॉजिटिव से, तो बैटरी लगा दी, बैटरी के पॉजिटिव से ए, बैटरी के नेगेटिव के साथ हमने क्या डालना होता है, एमीटर, तो ये एमीटर माइनस इधर प्लस इधर, और इसके साथ हमने क्या डालना होता है, रियोस्टैट, तो यहाँ पे हमने रियोस्टैट डाल दिया। रियोस्टैट के इस टर्मिनल के साथ हमने क्या डालनी थी, की, तो यहाँ पे हमने की डाल दी, की कैपिटल के, और की के दूसरे एज को हमने किससे डाल दिया, पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिया, और जो वायर की लेंथ है वो हमने क्या सपोज कर ली, 4 मीटर। तो ये सिंपल सी डायग्राम हमने बना दी उस कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम के जगह पे। और फिर ए पॉइंट को हमने किससे कनेक्ट करना होता है, गैल्वेनोमीटर से, जी, और गैल्वेनोमीटर को जॉकी के साथ, और जॉकी जहां पे भी टच करेगी वहां पे बैलेंस पॉइंट मिलेगा। ए पॉइंट को गैल्वेनोमीटर के प्लस के साथ और बी पॉइंट को गैल्वेनोमीटर के माइनस के साथ हमने कनेक्ट करना है। तो ये आपके पास सिंपल सी डायग्राम बन गई। अब मैं यहाँ पे आपको फिर से समझाऊं तो वायर का आपका लेंथ जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 0 मीटर, और बी पॉइंट के ऊपर आप लिख सकते हैं कि 4 मीटर, ठीक है। अब देखो बेटा, वही चीज हमने यहाँ पे यही करना है कि हमने गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर को हमने ए से बी पे स्लाइटली मूव करना है, तब तक मूव करना है जब तक हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या नहीं मिल जाती, 0। जब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 आ गई, इसका मतलब आपको आपका बैलेंस पॉइंट मिल गया। उस बैलेंस पॉइंट के ऊपर जो ए पॉइंट और जे पॉइंट, यानी जे मेरा बैलेंस पॉइंट है जहां पे मुझे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्या मिल गया है, 0। तो ए और जे पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको हम वी ए जे कहते हैं, या सिंपली वी सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, तो ए और जे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए जे या वी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस बैलेंसिंग लेंथ, और इस बैलेंसिंग लेंथ को हमने क्या सपोज कर लिया, एल। यही आपके पोटेंशियोमीटर का क्या है, प्रिंसिपल है। तो ये V जो है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द वायर is directly proportional to the length of the wire provided the current through the potentiometer experiment remains constant। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन के ऊपर। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है हमारी टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, ठीक है। वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन, डायग्राम हमने यही रखनी है, बस इसमें हमने थोड़ा सा चेंज कर देना है। तो पहला टॉपिक जो है, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 cells using the potentiometer। This is your application 1, ठीक है। टू कंपेयर, ये आपका एक्सपेरिमेंट भी है, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 cells using potentiometer, ठीक है। एक सेकेंड, मुझे मार्कर चेंज करने दो प्लीज। टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ, एप्लीकेशन 1 है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द 2 cells यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। अब
डायग्राम आपने वही रखनी है ये वाली, बस इसमें क्या चेंजेस करने। अब ए पॉइंट जो है, इस ए पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे एक सेल से, ठीक है, एक सेल जिसका ईएमएफ का वैल्यू है E1, और इसी के साथ, इसी ए पॉइंट के साथ हमने अनदर सेल डाल देना है जिसका ईएमएफ कितना है E2। इन दोनों सेल्स को हमने कनेक्ट करना है विद अ टू वे की। एक टू वे की होती है, ठीक है, टू वे की, जिसमें ऊपर वाले को हमने S1 कह दिया, नीचे वाले को हम S2 कह रहे हैं, ठीक है। इसके साथ बीच वाले पॉइंट के साथ हमने कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस R, और यहाँ पे आपके पास क्या है, गैल्वेनोमीटर G, गैल्वेनोमीटर G। अब आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप E1 सेल को सर्किट में लेके आ सकते हो। E1 सेल को सर्किट में कैसे लेके आओगे आप, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट को कनेक्ट करके, क्योंकि जब मैं 1 और 2 पॉइंट को कनेक्ट कर दूंगी तो मेरा E1 सेल जो है वो सर्किट के अंदर आ जाएगा और E2 सर्किट से बाहर होगा। उस केस में आपका गैल्वेनोमीटर AB वायर के ऊपर आप गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच जो जॉकी है उसको मूव करवाओगे, और जब आप गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच जो जॉकी है उसको मूव करवाओगे तो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या मिलेगा, जीरो डिफ्लेक्शन। ये आपका गैल्वेनोमीटर जिसके साथ आपको क्या मिल गया, जीरो का डिफ्लेक्शन। तो जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको जीरो का डिफ्लेक्शन मिलेगा उस पॉइंट को आप क्या मार्क करोगे, नल पॉइंट, और उसके लिए सिंबल क्या डाल दोगे आप, कैपिटल J, सच दैट कि अब आपकी कैपिटल A से लेके इस कैपिटल J तक की लेंथ का जो वैल्यू है उसको आप क्या कंसीडर कर रहे हो, L1। मैं दोबारा समझाती हूँ कि हमने क्या करना है, प्राइमरी सर्किट, ये जो ऊपर वाला सर्किट है दिस इज योर प्राइमरी सर्किट, और नीचे जो सर्किट हमने लगाया दिस इज माय सेकेंडरी सर्किट। तो जो मेरा प्राइमरी सर्किट है, इस प्राइमरी सर्किट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। प्राइमरी सर्किट में आपके पास क्या है, एक्सिलरी बैटरी, एक्सिलरी मींस आउटसाइड सोर्स। तो आउटसाइड सोर्स या आउटसाइड बैटरी के पॉजिटिव को आपने पोटेंशियोमीटर के ए पॉइंट से कनेक्ट किया, नेगेटिव को एमीटर के माइनस से, एमीटर के प्लस को रियोस्टेट से, रियोस्टेट से आपके पास मेन की आई के, उसके बाद आपका पॉइंट आया बी। इस ए और बी पॉइंट के बीच में आपके पास ये कॉन्स्टेंटेंट या मैंगनीज की अलॉय वायर है। इस वायर की जो टोटल लेंथ है वो आपके पास यहाँ पे 0 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखूं या मीटर लिख दूं, और यहाँ पे आपके पास 4 मीटर, तो टोटल वायर लेंथ है 4 मीटर। ए पॉइंट के साथ हमने दो सेल्स कनेक्ट किए हैं, जिन दोनों सेल्स के ईएमएफ को हमें आपस में कंपेयर करना है, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन क्या है, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना है यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो दो सेल्स लगाने तो पड़ेंगे ना सर्किट में। तो ए पॉइंट के साथ हमने एक सेल लगा दिया हमने E1, और दूसरा सेल लगा दिया हमने E2, सच दैट ए पॉइंट के साथ हमने सेल का पॉजिटिव देना है और दूसरे सेल का भी पॉजिटिव देना है, और दोनों सेल्स के नेगेटिव टर्मिनल को हमने कनेक्ट करना है विद सम टू वे की। टू वे की मतलब या तो आप 1 और 2 पॉइंट को जोड़ सकते हो, या फिर इस 2 और 3 पॉइंट को जोड़ सकते हो। टू वे मतलब दो रास्ते हैं सर्किट को बनाने के, या तो 1 2 को जोड़ो सर्किट पूरा करने के लिए, या 2 3 को जोड़ो, ठीक है। तो 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो इसका मतलब मेरी कौन सी की ओपन हो जाएगी, कौन सी की क्लोज हो जाएगी, S1, और जब मैं 2 और 3 को जोड़ूंगी तो मेरी कौन सी की क्लोज हो जाएगी, S2, ठीक है। या सिंपली आप लिखो 1 और 2 को जोड़ो। अब देखो जब आप 1 और 2 को अटैच कर दोगे आपस में तो आपके पास सर्किट में E1 सेल आ गया और E2 सर्किट से बाहर है। तो जब आप E1 सेल को सर्किट में लेके आए हो, मतलब सेल जिसका ईएमएफ E1 है, जब इसको सर्किट में लेके आए हो तो आपने क्या करना है, जॉकी को स्लाइड करना है जेंटली ऑन द वायर AB सो एज टू फाइंड अ नल पॉइंट। आपको J पॉइंट मिला जहां पे आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन क्या आ चुकी है, 0। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ गई, इसका मतलब आपको बैलेंस पॉइंट मिल गया सेल E1 के लिए, और सच दैट आपने अज्यूम कर लिया A से लेके J की लेंथ जो है वो आपकी क्या है, L1। तो यानी सबसे पहले हमने क्या करना है, इसी टॉपिक में केस 1 मतलब केस 1 में हमने क्या किया, क्लोज की कैपिटल के एंड क्लोज की S1, क्लोज की कैपिटल के, इस कैपिटल के को क्लोज किया मैंने, एंड क्लोज द की S1, ठीक है, सच दैट सेल E1, सच दैट सेल विद, ऐसे लिख देते हैं, सेल विद EMF E1 is in circuit, such that cell with the EMF E1 is in circuit। जब ये सेल जिसका EMF E1 है, जब ये सर्किट में आ जाएगा तो हमने क्या करना है, मूव द जॉकी, मूव द JOCKEY जॉकी, टू फाइंड बैलेंस, 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 टू फाइंड
पॉइंट, बैलेंस पॉइंट कह दो या नल पॉइंट कह दो, मूव द जॉकी टू फाइंड द बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट जिसका नाम क्या है कैपिटल जे। अब आपको बैलेंस पॉइंट मिल गया कैपिटल जे। अब हम लेट कर लेते हैं कि ए से लेके जे तक की जो लेंथ है, ए जे लेंथ इज इक्वल टू L1। ये लेंथ जो है हमने L1 सपोज कर ली। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यानी जे पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0। डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर 0 लिख लो या डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू नील, नील लिख लो। नील का मतलब भी 0 ही होता है, NIL लिखा है मैंने। अब इस पर्टिकुलर केस के ऊपर अब हमने पता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जहां पे भी आपको नल पॉइंट मिलेगा उस नल पॉइंट से लेके ए पॉइंट यानी ए पॉइंट और इस जे पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसका नाम मैं रख देती हूँ VAJ, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पार्ट। यानी लेंथ क्या है L1 प्रोवाइडेड करंट रिमेन्स कांस्टेंट, और करंट को हम एमीटर और रियोस्टेट की हेल्प से कांस्टेंट कर रहे हैं, यानी VAJ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 बिकॉज आपके पास करंट I आपने क्या रखा हुआ है, ऑलरेडी कांस्टेंट ही रखा हुआ है। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को रिमूव करते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट, कांस्टेंट मैंने सपोज कर लिया कैपिटल के और साथ में क्या आ गया L1। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब देखें आप, अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 है, ठीक है, इसका मतलब आप सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे। क्योंकि सेल से कोई करंट ड्रॉ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सेल हमारे पास किसी और सर्किट में नहीं लगा हुआ और सर्किट में करंट देने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक्सिलरी बैटरी है। इस एक्सिलरी बैटरी का जो ईएमएफ है वो कितना है, कैपिटल ई है। यानी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल, कि आपने सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि सेल के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, सेल के साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं अटैच की हमने पैरेलल के अंदर, मतलब नीचे सेल की कोई और सर्किट नहीं है, इस इवन सेल को ही हमने सर्किट में सिर्फ लगाया है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब इस पूरी वायर के अंदर जो गैल्वेनोमीटर लगा है और गैल्वेनोमीटर ही डिफ्लेक्शन 0 दे रहा है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, करंट को सेंस करना वायर में। अगर गैल्वेनोमीटर 0 पॉइंट पे जो है बैठा है या गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अगर 0 है, इसका सिंपल मतलब है ये जो पूरा सर्किट है ए से E1 से 1 पॉइंट फिर 2 पॉइंट फिर रेजिस्टेंस R गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी, इस पूरे हिस्से के अंदर कोई करंट नहीं है, यानी नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अगर आप सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे तो इसका मतलब उसका ईएमएफ जो होता है, क्योंकि ई का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू V प्लस I इंटू आर, वेयर I क्या होता है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, और I की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब E और V आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि E इज इक्वल टू V प्लस I इंटू स्मॉल r होता है, और एज I का मतलब क्या है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, I का मतलब क्या है, करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल, और करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल यानी कैपिटल I, इसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल I की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि कैपिटल I क्या है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो इस केस में आपके पास E किसके बराबर हो जाएगा, V के, लेकिन V जो है वो और कुछ नहीं बल्कि VAJ है, तो E इज इक्वल टू VAJ, और VAJ की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, K इंटू L1। तो आपके पास ये इक्वेशन जो है सॉल्व होगी, और E की जगह पे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, E1, क्योंकि पहले सेल का जो EMF है उसको हमने क्या लिया है, E1। तो यहाँ पे VAJ इज इक्वल टू KL1 आया था पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल को यूज करके, लेकिन अगर सेल से आप कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे तो व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इन दैट केस आपका ईएमएफ का वैल्यू और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V का वैल्यू बराबर होता है, क्योंकि इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू V प्लस IR, जहाँ पे कैपिटल I का मतलब क्या है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, और सेल से अगर कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा तो E और V आपस में इक्वल होंगे, और यहाँ पे V यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VAJ है, और E की जगह पे क्या सिंबल आना है, E1 विच इज द ईएमएफ ऑफ द फर्स्ट सेल। तो ये किसके बराबर आ गया, K मल्टीप्लाइड विद L1, ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। तो आई होप आपको पहली इक्वेशन क्लियरली समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर पहला पॉइंट समझ में आ गया तो दूसरा पॉइंट अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इतना फटाफट एक बार पॉज करके वीडियो को इतने पार्ट को नोट डाउन कर लो ताकि मैं केस 2 में इसी में चेंजेस कर पाऊँ, ठीक है।
ओके, अब हम करते हैं केस 2। केस 2 के अंदर हमने क्या करना है, केस 2 में हमने क्या किया, क्लोज द की कैपिटल के को तो हमने क्लोज करना ही है, लेकिन साथ में अब हमने किसको क्लोज करना है, S2 को, क्योंकि जब हम S2 को क्लोज करेंगे तो आपका पॉइंट 2 और पॉइंट 3 कनेक्ट होंगे। तो क्लोज द की कैपिटल के एंड क्लोज S2 को हमने क्लोज किया। जब हम S2 को क्लोज करेंगे सच दैट द सेल विद द EMF E2 इज इन सर्किट, क्योंकि अब सेल आपका EMF E2 का सर्किट में आ गया। अब जब आपने सेल E2 का सर्किट में EMF मतलब सेल E2 को जब आप सर्किट में अटैच कर रहे हो और E1 आपका ओपन है, तो आपका बैलेंस पॉइंट J तो रहने नहीं वाला, आपका बैलेंस पॉइंट बदल जाएगा। और अगर आपका EMF E2 का वैल्यू यानी सेल E2 के EMF की वैल्यू E1 के EMF से ज्यादा हुई, तो आपका बैलेंस पॉइंट जो होगा E2 के कारण जो बैलेंस पॉइंट आने वाला है वो E1 के बैलेंस पॉइंट से ज्यादा होगा। यानी E2 के लिए जो मैंने बैलेंस पॉइंट सपोज किया है वो मैंने ये सपोज कर लिया है J डैश। अब देखो ध्यान से, इस J डैश को मैंने J पॉइंट से बाद में बनाया है। इसका मतलब A से लेके J डैश का डिस्टेंस A से लेके J के डिस्टेंस से बड़ा है। रीजन इज दैट क्योंकि EMF ऑफ द सेल E2 इज ग्रेटर देन द EMF ऑफ द सेल E1, क्योंकि सेल E1 के EMF को मैं फर्स्ट सेल के EMF को मैं E1 कंसीडर कर रही हूँ और सेकंड सेल के EMF को मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ, E2। तो ऑब्वियसली बात है, ये याद रखना कि J डैश पॉइंट आपका J पॉइंट के बाद में होगा। अब यहाँ से A से J के डिस्टेंस को L1 सपोज कर रहे थे, तो A से J डैश के डिस्टेंस को आपने क्या सपोज कर लेना है, L2, और क्लियरली L2 विल बी ग्रेटर देन L1। रीजन इज दिस, क्योंकि दूसरा सेल आपका पहले सेल से बड़ा EMF का आपने लगाया है। अब हमने क्या करना है, मूव द जॉकी टू फाइंड द बैलेंस पॉइंट। अब हमने बैलेंस पॉइंट J नहीं फाइंड आउट करना, बल्कि बैलेंस पॉइंट क्या फाइंड आउट करना है, J डैश। तो मूव द जॉकी टू फाइंड द न्यू बैलेंस पॉइंट J डैश, और लेट कर लेते हैं A से लेके J डैश की जो लेंथ है उसको क्या हमने सपोज कर लिया, L2। अब जैसे ही हमने J डैश पॉइंट के ऊपर टच करवाया जॉकी को, तो देखा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ चुकी है, 0, यानी मुझे बैलेंस पॉइंट मिल चुका है। तो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू नील, NIL, नील। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, कि जहां पे भी मुझे बैलेंस पॉइंट या जहां पे मुझे डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में 0 मिल जाए, तो इसका सिंपल मतलब है कि A पॉइंट से लेके उस पर्टिकुलर पॉइंट तक के पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसिंग लेंथ। तो A से लेके कौन सा पॉइंट चल रहा है, J डैश। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V बिटवीन द पॉइंट A एंड J डैश, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ L2, क्योंकि नई बैलेंसिंग लेंथ L2 है। वो इसलिए क्योंकि आपने सर्किट में करंट को क्या रखा है, कांस्टेंट। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाए, कैपिटल K कांस्टेंट आया, तो VAJ डैश इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड विद L2। अब लिखेंगे एज नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, क्योंकि इस सेल E2 में से, क्योंकि E2 के साथ गैल्वेनोमीटर लगा और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है 0, इसका मतलब अपने सेल E2 में से कोई करंट को स्नैच नहीं किया। तो एज नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इट इंप्लाइज E इज इक्वल टू V प्लस IR इक्वेशन डालें तो I की वैल्यू 0 है। I क्या है यहाँ पे, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो आपने सेल E2 से जब कोई करंट स्नैच नहीं किया, तो आपका EMF का वैल्यू और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा, सेम। तो अब आपकी इक्वेशन के अंदर VAJ डैश जो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये किसके बराबर होगा, EMF ऑफ द सेल। और अब सेल जो सर्किट में चल रहा है वो क्या है, E2। तो E2 विच इज इक्वल टू VAJ डैश, दैट विल बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L2। तो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आपके पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब आपके पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। अभी हमारा थोड़ा सा काम और रहता है। 2 इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को देखें तो लिखेंगे फ्रॉम 1। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या थी, E1, जिसको मैंने VAJ लिखा था, दैट वाज KL1। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ लिखना है E1 इज इक्वल टू KL1। इसी तरीके से मेरी सेकेंड इक्वेशन मैंने क्या निकाली है, E2 इट इज इक्वल टू KL2। VAJ डैश की जरूरत नहीं है। तो E1 और E2 दोनों इक्वेशंस आ गई आपके पास। आपने बस इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना है। तो E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू KL1 डिवाइडेड बाई KL2। मैंने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या किया है, डिवाइड। तो फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाई 2 इंप्लाइज
E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू K L1 अपॉन K L2। K और K कांस्टेंट तो सेम है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो यही आपने डिराइव करना था कि ईएमएफ का कंपैरिजन क्या होगा। तो आपका पहला एप्लीकेशन कंप्लीट, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो ईएमएफ हमने कंपेयर कर दी यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब हम चलते हैं अपने सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन 2 बस लास्ट एप्लीकेशन है हमारी, फटाफट से कर लेते हैं। टू फाइंड, अब सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब इसी में मैं चेंजेस कर दूंगी। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। हेडिंग लिखो फटाफट से। टू फाइंड इंटरनल resistance of a cell using potentiometer. To find internal resistance of a cell using potentiometer. अब इस सर्किट में क्या क्या चेंजेस मुझे करने हैं, वही बात। आपका प्राइमरी सर्किट तो हर सिचुएशन में सेम रहेगा, तो प्राइमरी सर्किट को हमने एज इट इज रखना है और सेकेंडरी सर्किट में हमने बस चेंजेस कर देने हैं। सेकेंडरी सर्किट मतलब नीचे वाला हिस्सा मैंने चेंज कर देना है। अब यहाँ पे टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ए सेल मींस आपको एक ही सेल लगाना है अब इस केस में। अब बैटरी का पॉजिटिव अगेन पोटेंशियोमीटर के किस पॉइंट से कनेक्ट होता है, ए पॉइंट। ए पॉइंट आपके पास 0 मीटर का, कॉन्स्टेंटेंट मैंगनीज वायर, दिस इज योर पॉइंट बी, ठीक है। एक की है कैपिटल के, इसको तो हमेशा ही क्लोज रखना है, ठीक है। तो कैपिटल के तो क्लोज ही है ताकि प्राइमरी सर्किट कंप्लीट रहे। एक ही सेल लगाना है, तो ए पॉइंट के साथ हमने एक सेल लिया जिसके ईएमएफ की वैल्यू क्या है, कैपिटल ई। अब यहाँ पे कैपिटल ई रिमूव कर दो, ठीक है। आपने ईएमएफ लिया है एक ही सेल जिसका ईएमएफ कितना सपोज कर लिया है, कैपिटल ई, ठीक है। अब इस सेल के साथ, अब सेल के साथ आपने गैल्वेनोमीटर अटैच करना है सबसे पहले। तो ये हमने अटैच कर दिया एक गैल्वेनोमीटर, कैपिटल जी, गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव और गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव के साथ जॉकी, ठीक है। अब हमने सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इस सेल के साथ पैरेलल में लगा देना है एक रेजिस्टेंस, कोई भी फाइनाइट रेजिस्टेंस लगा दो जिसकी वैल्यू को हमने क्या सपोज कर लिया, कैपिटल आर। और इसके साथ हमने अटैच कर देनी है एक नई की K2। तो इसको मैं नाम दे रही हूँ K1 और ये वाली की को मैंने नाम दे दिया K2, जिसको मैं ओपन या क्लोज दोनों में से कुछ भी कर सकती हूँ। कभी ओपन करना पड़ेगा, कभी हम इसको क्लोज भी रखेंगे, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से सर्किट के अंदर जोड़ दिया। सिमेट्रिकली डायग्राम बना लो, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखा दो 0। अब हमने यहाँ पे 2 स्टेप्स करने हैं। आपके पास सेल है, सेल पहले तो ए पॉइंट के साथ और बी पॉइंट के साथ इस तरीके से प्राइमरी सर्किट पूरा होता है। एक की K2 बनाई है, एक की K1 बनाई। K1 को तो हमने हमेशा ही क्लोज रखना है, K1 को तो ओपन करना ही नहीं। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, स्टेप 1 क्लोज की K1। अब मैं थ्योरी नहीं लिखूंगी, थ्योरी आप अपनी मतलब वर्डिंग्स में बना सकते हैं जैसे हमने पीछे बनाई थी। क्लोज द की K1 एंड कीप की K2 ओपन। K2 की को तो हमने ओपन रखा और K1 की को क्लोज कर दिया। जब हमने K2 को ओपन रखा, इसका मतलब ये नीचे वाला सर्किट आपके पास जो है वो नहीं है, नीचे वाला सर्किट नहीं आया। अब आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास सर्किट सिर्फ ये चल रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, स्लाइड द जॉकी, अब लिखना है क्लोज द की K1 एंड कीप द की K2 ओपन। नाउ स्लाइड द जॉकी जेंटली ऑन द वायर AB so as to find a balance point कैपिटल J। क्या लिखना है, स्लाइड द जॉकी ऑन द वायर कैपिटल AB so as to find a balance point कैपिटल J where the deflection in the galvanometer becomes 0। कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में 0 आ जाएगा। जिस पॉइंट पे भी डिफ्लेक्शन आपको गैल्वेनोमीटर में 0 मिल गया, इसका मतलब आपको बैलेंस पॉइंट मिल गया। और प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या कहता है, फिर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, पहले आप थ्योरी लाइंस लिखेंगे फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर
अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कि जहां पे भी मुझे बैलेंस पॉइंट मिलेगा वहां का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि VAJ, क्योंकि मुझे इस J पॉइंट पे बैलेंस पॉइंट मिला है पहला जब मैंने K2 को ओपन रखा है और K1 मेरा क्लोज ही है, तो VAJ इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L। लेंथ उसको मैंने L ही सपोज कर लिया, ठीक है, चाहे L1 ले लो क्योंकि दो केसेस करने हैं तो बेटर इज टू यूज L1। तो VAJ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो लिखेंगे VAJ इज इक्वल टू KL1 वेयर K इज अ कांस्टेंट। अब देखो आपका K2 जब ओपन है तो आपके सेल E से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा क्योंकि A से ये सेल कनेक्टेड है, सेल से गैल्वेनोमीटर से क्या कनेक्टेड है, जॉकी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आपने ये सर्किट को कनेक्ट किया हुआ है, इस सिचुएशन में आपके पास इस वायर के अंदर कोई करंट ना होने का मतलब, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 मींस वायर में कोई करंट ही नहीं है, तो इसका मतलब आपने सेल E से कोई करंट ड्रॉ नहीं किया, यानी नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल। और जब हम सेल से कोई करंट को ड्रॉ नहीं करते, इन दैट केस आपके पास सेल का EMF E इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो हम अभी पिछले टॉपिक के अंदर बात कर चुके हैं कि EMF विल बी इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो E और VAJ बराबर होगा और ये किसके बराबर हो गया, KL1। तो देयरफॉर E की इक्वेशन किसके बराबर आ गई, KL1 की। तो ये तो मेरी बन गई पहली इक्वेशन इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। ये मेरी बन गई पहली इक्वेशन इस टॉपिक में। अब मुझे करना है स्टेप 2। तो स्टेप 2 के अंदर हमने क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर क्लोज द की K1 एंड क्लोज की K2 और K1 दोनों को ही हमने क्लोज कर दिया। अब इसी में मैं चेंजेस कर रही हूँ। जब हमने K2 और K1 दोनों को क्लोज कर दिया, इन दैट केस अब ये वाला सर्किट कनेक्शन में आ गया, इसका मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो इस सेल से करंट लेना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि करंट अब सेल से घूम के इस सर्किट में भी फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू। अब इस केस में जब आप खुद देखो, जब आप सेल से करंट को स्नैच करना स्टार्ट कर दोगे तो आपका बैलेंस पॉइंट J तो रहेगा नहीं, बैलेंस पॉइंट बदलेगा और बैलेंस पॉइंट आगे नहीं जाएगा बल्कि पीछे आएगा, क्योंकि सेल खाली करना शुरू कर दिया आपने, सेल से करंट निकालना शुरू कर दिया, तो आपका बैलेंस पॉइंट J नहीं होगा बल्कि एक नया बैलेंस पॉइंट आएगा और वो बैलेंस पॉइंट नया क्या है, J'। अब याद रखना इस वीडियो मतलब इस सेकंड एप्लीकेशन के अंदर आपका J' इधर था और फर्स्ट एप्लीकेशन में देखोगे तो J पॉइंट इधर है और J' इधर होता है। तो याद रखना ये J' कम इसलिए हुआ क्योंकि अब हमने सेल से करंट को क्या कर दिया, ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। तो दोनों को क्लोज किया। अब इस केस में अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर अब नया बैलेंस पॉइंट आपका क्या है, J'। तो लिखेंगे VAJ' विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब नई लेंथ जो है, पुरानी लेंथ A से J तक की लेंथ को मैंने L1 सपोज किया था, अब नई लेंथ A से J' तक की लेंथ को, केस 2 की लेंथ को मैंने क्या सपोज कर लिया, L2। तो लिखेंगे VAJ' इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, ठीक है। नीचे वाला सारा पार्ट चेंज होगा, तो VAJ' इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, तो VAJ' इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L2। अब इस केस में करंट सेल से ड्रॉ हो रहा है, यानी करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सेल से करंट ड्रॉ होता है तो EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं रहते। इस केस के अंदर आपके पास VAJ' जो है उसको आप E नहीं लिख सकते बल्कि उसको सिंपली आप क्या लिखेंगे, कैपिटल V। तो V इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L2। तो इतनी आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों स्टेप्स को सॉल्व करने के बाद आपने दो इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। अब दो इक्वेशंस मैं यहाँ पे रीराइट कर रही हूँ। जो आपने इक्वेशन 1 बनाई थी, इक्वेशन 1 थी आपके पास E इज इक्वल टू K इंटू L1 और इक्वेशन 2 आपने जो बनाई है दैट इज V इज इक्वल टू K इंटू L2। ये दो इक्वेशंस आपने बनाई, इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें तो E कैपिटल E डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू K L1 अपॉन K L2। तो ये किसके बराबर आ गया, L1 अपॉन L2 के। अब याद करो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, वी नो, ये आपको मैंने वीडियो में करवाया हुआ है जब हमने EMF के बारे में बात की थी। तो वी नो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, इसका फॉर्मूला क्या होता है, E अपॉन V माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद कैपिटल R। इस फॉर्मूला की डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R की। अब E अपॉन V हम निकाल चुके हैं, वो कितना है, L1 डिवाइडेड बाय L2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो,
तो R बन गया L1 अपॉन L2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद कैपिटल R। एलसीएम ले लो तो R क्या बन गया L1 माइनस L2 अपॉन L2 मल्टीप्लाइड विद कैपिटल R। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं पता लग रहा है तो इसी वीडियो को फिर से एक बार देख लो ताकि अच्छी तरह से ये दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएं, क्योंकि थोड़े से हैवी टॉपिक्स हैं, एक बार में समझ में नहीं आते कई बार इजीली। तो इसको आराम से देख लेना, पॉज कर करके नोट करना, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट जो है हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे।